क्या आप जानते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एज वेल एज ऑर्डिनरी लॉ मेकर यानी कि पार्लियामेंट दोनों के तौर पर काम किया हुआ है। जानते हैं और ज्यादा इस बारे में आज के इस वीडियो सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अरविंद सिंह राजपुरोहित स्वागत करता हूं हमारे फाइनल पॉलिटी के इस रिवीजन सीरीज में, जहां पर अब तक मैं 7 वीडियोस बना चुका हूं कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। प्रीलिम्स के लिए बच्चे हैं केवल अब 27 दिन, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम जोर शोर से अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली इसी प्रिपरेशन में मेरे पॉलिटी के ये लेक्चर्स आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, बच्चों के कुछ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब इस एंड मोमेंट पर हमने क्या करना चाहिए। मैं अब आपको कहूंगा मेजर फोकस अब आपका होना चाहिए रिवीजन रिवीजन और रिवीजन पर। कि अभी ट्रिपल आर, जैसे वो एंटरटेनमेंट 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 बोलती है ना, वैसे आपका काम होना चाहिए रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। केवल रिवीजन करो। अब जो है अगर हो सके तो अब मॉक मत देना ज्यादा। अब आप लोग जो है वो थोड़ा सा पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करो। यूजुअली जब आपकी एग्जाम हो उसके एक 15 दिन या 20 दिन पहले से मॉक देने बंद कर देने चाहिए। अब देखिए, आप लोगों ने जो मॉक दिए होंगे उन मॉक का रिवीजन कीजिए, अपने जो पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन कीजिए, और खास करके फैक्ट्स पर ज्यादा फोकस कीजिए। बिकॉज अब आप फैक्ट्स बोलेंगे तो ज्योग्राफी के फैक्ट, हिस्ट्री के फैक्ट, पॉलिटी के फैक्ट्स, इन फैक्ट्स पर मेजर फोकस कीजिए। और आज का लेक्चर भी थोड़ा फैक्ट से भरा हुआ होगा। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा कोट है, खास करके यूपीएससी को लेकर के है, जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया। द हार्डर द बैटल द स्वीटर विल बी द विक्ट्री। कि जितना हार्ड बैटल होगा उतनी ही विक्ट्री आपकी स्वीट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले कि हम अगेन और आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले ऑलरेडी जो है वो 2 सेशंस लिए हुए हैं, सेशन नंबर 6, सेशन नंबर 7। इसमें मैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, जिसके अंदर मैं रेगुलेटिंग एक्ट जो शुरू हुआ था 1773 का से लेकर के चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक कवर किया हुआ है। फिर अगले सेशन मतलब सेशन नंबर 7 में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू करके 1861, 92, 1909, 1919, 1935 एंड 1947 तक का पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है। तो आप लोग कृपया करके इनको मिस ना करें और जा करके इन लेक्चर सीरीज को जो है वो अवश्य देखें। बता देना चाहता हूं कि सब लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लर्नर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेरा प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करूं, चाहे वो मुझे चीजें याद कैसे रहेंगी, आंसर राइटिंग कैसे करूं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, क्या मैं काबिल हूं, इन सब चीजों का सॉल्यूशन केवल और केवल अनअकैडमी के पास में। एक सब्सक्रिप्शन और 1000 सॉल्यूशन। फुल सिलेबस कवरेज हम लोग करवाएंगे, डेली एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, रिवीजन के लिए डेडिकेटेड बैचेस हैं, अपडेटेड करंट अफेयर्स हैं, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, हैंडआउट आपको मिलेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ सीसैट वो आपको उसकी तैयारी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रमुख ऑप्शनल की सारी संपूर्ण तैयारी और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस। ये सब आपको अनअकैडमी के पैकेज में मिलेगा। और अगर आप लोग अब चाहते हो अनअकैडमी ले, तो अगर आप बीच में हमारा मंजिल नाम का जो इवेंट हुआ था, उस मंजिल के बाद में अगर मंजिल ऑफर अगर आप लोग कहीं मिस कर गए थे, तो ये वाले ऑफर को जरूर लीजिए, जिसमें 30,000 के अंदर में 29,999, 30,000 के अंदर में आप लोग 15 महीने का सब्सक्रिप्शन पा पाओगे। हमारा ऐसा एक फर्म बिलीफ है, हमारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि 15 महीने में आप बेसिक एंड एडवांस्ड ये दोनों लेवल की तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए ये अरविंदा कोड पर आप लोगों को ऑफर जो है मिलेगा। हमारी 30 मई एज वेल एज 18 मई से कुछ बैचेस शुरू हुई हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक अगर अब किसी ने ऐसा है भाई, कोई ऐसा लर्नर है जिसने अब तक प्रीलिम्स की टेस्ट दी ही नहीं है, तो केवल 99 रुपीज में आप लोग हमारी जो आने वाली कुछ टेस्ट है उनको पा सकते हो, बिल्कुल 100 रुपए में। 100 रुपए में आजकल क्या आता है, लेकिन अनअकैडमी की टेस्ट आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीसैट, मैं आप सबको बता रहा था कि प्रीलिम्स की तैयारी में आपको किस चीज पर फोकस करना है। ऑब्वियसली सीसैट नाम की जो चीज है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और उसमें अनअकैडमी के हमारे मधुकर कोटवे सर, जिन्होंने अभी जो जितनी भी आंसर कीज बनी थी ना सीसैट की, उसमें से यूपीएससी से अगर हम मैच करना चाहे तो 90% का मैच इनका हुआ है।
वन ऑफ द बेस्ट आंसर की इन्होंने बनाई थी, वो एकदम सबसे बड़े ज्ञाता है सीसैट के। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि मधुकर कोटवे सर से आप लोग सीसैट जो है जरूर कीजिए। और अगर आप लोग सिर्फ चाहते हो कि सिर्फ आपको ये सीसैट की बैच मिले, तो आप लोग मात्र 2,000 रुपए के अंदर में, यानी 1999 के अंदर में आप लोग इस बैच को पा सकते हो। एक और हम लोग ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट मॉक टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 26 मई को। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि अब आपने मॉक देनी है तो दीजिए, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है रिवीजन पर कीजिए। देरी नहीं करता है, और अगला मुद्दा, और आज का मुद्दा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। सो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम लोग जो है वो आज का ये वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आप सबको वापस एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके कमेंट, आपके लाइक्स ज्यादा ऊर्जा देते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, 2 मिनट का टाइम लीजिए, 2 सेकंड का टाइम लीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि मैं यहाँ आया था, और दूसरी चीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों को जोश से ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो सिखा सकूं। तो देखिए, हम लोगों ने पहले से ही ब्रिटिशर्स को कह के रखा था, भाई हम लोगों को अब बस हो गया, तुम्हारा राज जितना हो गया वो कर लिया तुमने, अब हमको हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, पहली बात। और उस इंडिपेंडेंट कंट्री में हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो हमने बनाया हो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। तो आप लोग जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जितना तुमको रूल करना था कर लिया है, जाओ आप लोग। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो होनी चाहिए, एक संविधान सभा भी तो होनी चाहिए। तो वो संविधान सभा जो है, इसकी सबसे पहली डिमांड अगर किसी ने की थी तो कम्युनिस्ट लीडर मानवेंद्र रॉय। तो मानवेंद्र रॉय ने 1934 में सबसे पहले ये वाली रिक्वेस्ट की कि आप हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके दे दो, एंड देन वी विल गो। हो गया, फिर तुम लोग जाओ, फिर तुम जाओ। फिर 1935 में इमीडिएटली कांग्रेस ने ये वाली डिमांड जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखी। 1938 में नेहरू जी ने और थोड़ा सा इसको फोर्सफुली कहने की कोशिश की कि अब हम लोग जो है एक सर्वसमावेशी संविधान बनाना चाहते हैं। इस चीज को धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि हाँ, हम लोग अब थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं, तो हम छोड़ करके वैसे भी जाने ही वाले हैं। तो इन्होंने एक ऑगस्ट ऑफर, इन्होंने 1940 में हमारी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की जो डिमांड है उसको इन प्रिंसिपल इन्होंने एक्सेप्ट किया कि सही बात कर रहे हो कि हमने एक संविधान सभा जो आपको बना करके देनी चाहिए। फिर उसके बाद में जब हम लोग चले जाएं तो उस संविधान सभा ने जो भी संविधान बनाया हो उसके हिसाब से आपका देश जो चलना चाहिए। तो इन्होंने कहा तो दिया, लेकिन बनाने की कोई आसार नहीं। फिर हम लोगों ने छोटे मोटे सत्याग्रह शुरू किए, जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, और कुछ सत्याग्रह किए, लेकिन आ ही नहीं रहे। तो फिर इन्होंने फाइनली अपने एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, इनको भेजा कि आप जाओ, आप इंडियन लोगों को थोड़ा समझाओ बुझाओ, और एक अगर हो सके तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल इंडियंस को दो। और इस समय में अगेन आप लोगों को पैरेलली इतिहास में ये समझना होगा कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में थोड़ा झगड़ा चल ही रहा था। मुस्लिम लीग अब धीरे धीरे इन लोगों ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड भी जो है वो शुरू कर दी थी। तो जो भी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने प्रपोजल दिया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग दोनों को भी मंजूर नहीं थे, तो दोनों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि एक ऐसा ऐसा संविधान बनेगा, इसमें ये होगा उसमें वो होगा, इन्होंने दोनों ने मना कर दिया, बोले नहीं चाहिए हमको ऐसा। फिर क्या हुआ, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई, इंडियन नेशनल आर्मी का आप लोग रिवॉल्ट देखते हो। ये सब देखने के बाद में ब्रिटिशर्स को लगा भाई हमसे तो अब यहाँ रूल नहीं किया जाएगा, अब बस हम लोग तो यहाँ के थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं, तो क्या करें। तो फिर अब जो है इन्होंने कैबिनेट मिशन जो है वो भेजा, जिसके अंदर में अगेन 3 ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, एवी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस और ये क्रिप्स जो है वापस से आते हैं, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों का एक मिशन आता है जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ये कैबिनेट मिशन एक प्रपोजल लेकर के आता है, और इस प्रपोजल को मोटा मोटी दोनों भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग मान लेते हैं। और उस कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत पहली संविधान सभा जो है वो हमारी बनाई जाती है। तो अगर कहीं पर भी ये वाला सवाल आए कि हमारी संविधान सभा या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कौन से प्लान के बेसिस पर बनी है, तो आंसर इज कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है ये 3 लोगों का मिशन था, जिसमें इन लोगों ने अपना एक प्लान बनाया, और फिर नवंबर 1946 जो है इसमें ये आप लोगों की क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अगर आपको समझना है कि ये एग्जैक्टली कैसी थी, तो उसके पहले आप लोगों को उस समय की इंडिया को वापस से समझना होगा। देखिए, उस समय का इंडिया मोटा मोटी 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक पार्ट जो था उसको हम लोग कहेंगे ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा जो पार्ट था उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स।
यानी कि रजवाड़े, यानी कि यहां पर राजाओं का रूल है, तो तुम वाइसरॉय है, वाइसरॉय के तो तुम अंदर में आते हो, वाइसरॉय के तो तुम अंडर में हो। आपको याद होगा 1935 में इन्होंने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकाम रही। तो वाइसरॉय के तो तुम अधीन हो, लेकिन वंस वाइसरॉय के तुम अधीन आ गए तो उसके बाद में तुम्हारे राज्य में तुम क्या करते हो, तुम्हारे रजवाड़े में तुम क्या करते हो, वहां पे वाइसरॉय को कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया जो है, तो इसके अंदर में इस ब्रिटिश इंडिया को अलग अलग लगभग 11 प्रोविंसेस में डिवाइड करके रखा हुआ था। ये मद्रास की प्रोविंस, ये मद्रास की प्रोविंस, ये बॉम्बे की प्रोविंस, ये सिंध की प्रोविंस, ये बलूचिस्तान, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, असम, बिहार वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग प्रोविंसेस बना के रखी हुई थी। और यहाँ पे मोटा मोटी आप लोगों को याद होगा गवर्नर, फिर उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फिर उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अगेन वहां पे सीएम, वीएम, ये सब आपका पूरा एकदम स्ट्रक्चर जो बना हुआ था। तो ये इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया और इस तरीके से प्रिंसली स्टेट। तो इन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाएंगे, और उसके अंदर में मोटा मोटी 389 टोटल मेंबर्स होंगे। तो उनका कहना था कि हम लोग जो है वो एक 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि लगभग हर 10 लाख वोटर्स के पीछे या 10 लाख लोगों के पीछे हम लोग एक सीट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मोटा मोटी उस समय में एक आपके इतने सीट जो है इन्होंने 389 जो है बनाए। ये 389 सीट्स को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया कि एक सीट जो कि जनरल होगी, जनरल मतलब यहाँ पे हिंदूज लड़ेंगे, दूसरी इन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम होगी तो यहाँ पे मुस्लिम लड़ेंगे, और तीसरी इन्होंने कहा सिख। तो इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो 1 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, हर मिलियन पॉपुलेशन के लिए एक सीट, लगभग इतना हो गया आपका। और अब इसमें से इन्होंने कहा कि इनमें से भी ब्रिटिश इंडिया जो है, तो ब्रिटिश इंडिया के लिए 296 सीट्स जो है वो होंगी, और ये 93 सीट जो है, ये 93 सीट्स में से ये सब प्रिंसली स्टेट्स के लिए। तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रिंस जो है इन लोग यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, अब ये खुद नहीं आएंगे। तो ये देखो, ये सब ब्रिटिश इंडिया से जितने भी अलग अलग प्रोविंसेस थे वहां से इलेक्ट होकर के आए हुए लोग हैं। बाय द वे, ये जनरल, मुस्लिम एंड सिख जो है वो यहाँ पर हमने लाना चाहिए, यहाँ पे नहीं लाना चाहिए हमने। ठीक है, मैं इसको रिकरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, कि अगर डायग्राम अगर हम पूरी ढंग से बना रहे हैं तो वो ऐसा होगा कि ये जो 296 सीट्स थी इसको हम जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख में डिवाइड किए थे। बाकी ये किसको जा रहे हैं, ये जा रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स को। ये किसको जा रहे हैं, ये आपके प्रोविंसेस को जा रहे हैं, कि प्रोविंसेस में से 296 मेंबर जब वो इलेक्ट होकर आने हैं। और ये आपके प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट क्या करेंगे, प्रिंसली स्टेट में थोड़ी ना कोई इलेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नॉमिनेशन, दे विल नॉमिनेट। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इलेक्शन। तो इसीलिए हम लोग जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी बन करके आई थी, इसको हम लोग कहते हैं कि इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ये 93 मेंबर जो है वो प्रिंसली स्टेट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। लेकिन अब आप अपने आप को प्रिंसली स्टेट की जगह पर मतलब रख करके देखो, तो आप लोगों को खुद को लगता है कि अगर मैं खुद प्रिंस होता तो नॉमिनेट करता किसी को? आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप किसी को नॉमिनेट करते हो, इसका एक सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि तुम इस चीज को मान चुके हो कि तुम इनके अधीन आने वाले हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अधीन आने वाले हो। तो उस समय में जितने भी सीट्स ये नॉमिनेशन के लिए दिए हुए थे, एक भी सीट यहां पर नहीं भरी गई, एक भी सीट नहीं भरी गई। ये 93 की 93 पूरी एम्प्टी थी। तो मोटा मोटी जो भी सीट भरी गई वो ये 296 जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से, ब्रिटिश इंडिया वाले पार्ट से जो वो आपकी आने वाली थी। इसमें जो वोटिंग पैटर्न जो यूज किया गया वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या, तो देखो क्या हुआ था कि जैसे आज हम लोग राज्यसभा के इलेक्शन के लिए कैसे वोट करते हैं, अगर हम बात करें कि ऊपर यूनियन लेवल पर जो है वो राज्यसभा है, और इस राज्यसभा के अंदर में 245 मेंबर्स है, इसमें से 12 मेंबर जो है वो आपके नॉमिनेटेड है, मतलब इलेक्ट आपके 233 होकर के आते हैं। ये 233 मेंबर्स कैसे इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, तो ये 233 मेंबर जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के अलग अलग राज्य जो है, ठीक है, तो उनसे जो है वो इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को पकड़ लो, महाराष्ट्र की लगभग 288 सीट्स है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की जनता ने क्या किया, महाराष्ट्र की ये जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता ने ये 288 एमएलएस को भेजा। ये 288 एमएलएस जो है ये लगभग वापस से आगे जाकर के 19 एमपीज को इलेक्ट करती हैं। या आप लोग इसी तरीके से अगर यूपी का देखें तो यूपी में लगभग जो है वो 403 इनके अंदर में एमएलएज है। ये पूरी यूपी की जनता है, यूपी की जनता ने ये 403 एमएलएज को सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया। ये 403 लोग जो है वो 31 लोगों को इलेक्ट करके भेजेंगे।
तो इस इलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस इलेक्शन को हम लोग कहते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अभी जो लोकसभा में हो रहा है वो क्या है, वो डायरेक्ट इलेक्शन है। पूरे इंडिया को हम लोगों ने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है और इसमें डायरेक्टली जनता जो वोट कर रही है, तो डायरेक्टली जनता द्वारा इलेक्ट होकर के आए होंगे, इसमें इनडायरेक्टली आप लोग इलेक्ट होकर के आ रहे हो, और वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बस यही वाला पैटर्न जो है वो इवन यहां पर यूज हुआ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या, तो यहाँ पर जो आपकी सेंट्रल प्रोविंस है इसके जितने मेंबर है उन्होंने कुछ मेंबर जो है वो इलेक्ट करके भेजे, यूपी ने कुछ भेजे, बिहार एंड उड़ीसा ने कुछ भेजे, असम, बंगाल, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ जो है वो आपके मेंबर जो है वो इलेक्ट करके भेजे। अब जब इनका आपने टोटल आंकड़ा जब लगाया तो इन 296 सीट्स में से जो ये इलेक्शन आपके अगस्त में खत्म हो गए थे उसमें से 208 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को। तो अब देखो, अगर यूपीएससी या कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड, आंसर इज नो, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, तो आंसर इज यस, पार्टली नॉमिनेटेड थे, अभी तक नॉमिनेशन लोगों ने भेजे नहीं थे, प्रिंसिपल्स ने भेजे नहीं थे। तो कांग्रेस 208 सीट मिल गई, मुस्लिम लीग 73 मिल गई, बाकी लोगों को एक 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 एक, एक सीट, और इंडिपेंडेंट लगभग 8 मेंबर जो है वो आपके इलेक्ट होकर के आते हैं। बट मुस्लिम लीग ने ये नतीजों के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से सरासर मना कर दिया। क्यों सर, क्या हुआ? तो हुआ ये कि 296 में से अगर कांग्रेस की हम लोग सीट देखें तो वो 208 है, मतलब मोटा मोटी आपका 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी जो उनके अकेले के पास में है। और अगर कोई चीज आपको 2/3 मेजोरिटी से पास करवानी तो भी कांग्रेस करवा सकता है, और कांग्रेस अगर 2/3 मेजोरिटी से कोई भी चीज को पास करवा सकता है तो मुस्लिम लीग को लगा भाई हमारा तो अब कोई वर्चस्व ही नहीं रहेगा। एक्चुअली मुस्लिम लीग को इतना आइडिया नहीं था, मुस्लिम लीग को लगा कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन जब कांग्रेस की इतनी सीटें आ गई तो आम खट्टे वाली या अंगूर खट्टे वाली बात कर दी और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो जब पहली बार जब सभा हुई तो कब हुई, तो इट वाज December 9, 1946। ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए कि पहली सभा जब हुई December 9, 1946 में, तो इसमें दो लोगों ने, मतलब दो ग्रुप ऑफ पीपल ने आने से मना कर दिया। एक ऑब्वियसली जो 93 प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेटेड मेंबर थे, ऑब्वियसली नॉमिनेट ही नहीं किए तो आएंगे कैसे, और बाकी ये जो मुस्लिम लीग जो 73 लोगों जो इनके आए हुए थे, इन लोगों ने कंप्लीटली मना कर दिया, बोले हम नहीं आ रहे। तो इनकी गैर हाजिरी में बाकी लोग बोले भाई कोई बात नहीं, ये 208 है और हमारे कुछ इनमें से कुछ एब्सेंट रह करके लगभग 200 से 210 के बीच में एक संख्या पड़ी, और उतने लोग जो है वहां पर आकर के बैठ गए और इन्होंने अपना काम जो सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। बोले अब तो जिनको आना है आए, जिनको नहीं आना नहीं आए, अब हाथ पकड़ के तो हम ला नहीं सकते हैं, तो क्या करें, फिर अब काम अपना शुरू करते हैं। अब काम शुरू करते हैं तो आप सबको पता होगा कि हमारे एक समाज में एक हमेशा से परंपरा रही है कि जब भी कोई एक अच्छा शुभ काम अगर होता है तो हम लोग हमारे यहाँ पे जो सबसे एल्डेस्ट व्यक्ति होगा, सबसे बूढ़ा होगा, उससे उस चीज का इनॉग्रेशन वगैरह हम लोग करवाते हैं। तब यहाँ पर बात आई कि सबसे पहले यहाँ की जो अध्यक्षता है, ये अध्यक्ष की जगह पर किसको बिठाया जाए, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो सारे मेंबर्स आ गए, अध्यक्ष के जगह पर किसको बिठाया जाए। तो सब में चर्चा हुई, बोले हम लोग तो सबसे ओल्डेस्ट जो हमारे मेंबर होंगे उनको बिठाएंगे। बोले ओल्डेस्ट मेंबर हमारे कौन है, बोले हमारे ओल्डेस्ट मेंबर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको बिठाया गया, बोले आप बैठिए सर, इनको बिठा दिया गया। लेकिन अब हमको इतना भी पता है कि आप सबसे ओल्डेस्ट हो इसलिए आपको मान दिया गया, लेकिन हमें भी पता है कि आप रोज रोज काम नहीं कर पाओगे, बुढ़ापे की वजह से आप रोज रोज काम नहीं कर पाओगे। तो बोले किसी यंग व्यक्ति को जरा चुनते हैं। तो बोले किसको चुने, तो अब देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनको फिर इस असेंबली का प्रेसिडेंट जो है वो चूज किया जाता है इलेक्शन द्वारा। इनके बीच में ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनको प्रेसिडेंट चूज करता है। अच्छा, जब प्रेसिडेंट चूज कर लिया फिर वो बोले कि अगर किसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आए तो क्या करें, तो बोले एक काम करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हम लोग जो है वो इलेक्ट कर लेते हैं, HC मुखर्जी और दूसरे थे TT कृष्णमाचारी। इनको कहा कि अगर कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब एब्सेंट हो तो आप आकर के जरा बैठ जाइएगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फुल टाइम में अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसके वाइस प्रेसिडेंट में हम लोग देखें तो यहाँ पे HC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी जो है बनते हैं। तो ये तो आपका पूरा गठन होता है, काम धीरे धीरे शुरू होता है।
लेकिन फिर जैसे ही काम शुरू हुआ तो इनके दिमाग में एक सवाल आने लगता है। बोले देखिए हमारे संविधान में क्या बनेगा, ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है हमारे संविधान में क्या बनेगा, ये हम लोग बना ही रहे हैं, हम लोग रोज बैठ रहे हैं, रोज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भाई देश को, क्योंकि अब हम आजाद हो चुके हैं, 1947 हमारा आ चुका है, आजाद होने के बाद में हम लोगों को हमारा लॉ भी तो बनाना पड़ेगा ना। हमारा जो ऑर्डिनरी लॉ है, जैसे आप लोग अगर बात करें, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ भी तो हमारे खुद के बनाने पड़ेंगे। इसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट बना करके दे रही थी, तो हमको हमारे खुद के ऑर्डिनरी लॉ भी तो बना करके देने पड़ेंगे। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, अपने देश में मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए, कोई इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाना है, वो कौन बनाए? तो बोले संविधान में तो ये सब आते नहीं है और संविधान में हम लोग डाल नहीं सकते हैं। तो ने कहा कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम लोग पार्लियामेंट्री फंक्शंस यानी कि लॉ मेकिंग काम भी हम लोग जो है वो इनको दे देते हैं। तो यू विल मेक कॉन्स्टिट्यूशन बट अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो मेक ऑर्डिनरी लॉज। बट वो बोले वी मस्ट डिस्टिंग्विश इट, इसको डिस्टिंग्विश करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं करते तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ में कैसे आएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जब पार्लियामेंट के तौर पर यानी कि ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए जब ये संविधान सभा जब मिलेगी तो हम लोग इसको जो है वो बेसिकली इनका, इसके जो अध्यक्ष बैठे होंगे हम उनको स्पीकर कहेंगे, और नए स्पीकर भी हम लोग इलेक्ट कर लेते हैं जो कि थे जीवी मावलनकर साहब। तो जीवी मावलनकर जो है, तो जब जब जीवी मावलनकर साहब ऊपर बैठे हुए, इसका मतलब है कि उस दिन कोई तो लॉ बनाया जा रहा है, ऑर्डिनरी लॉ आपका बन रहा है। जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा या इन दोनों में से कोई बैठे हुए हैं, समझ जाओ कि आज संविधान जो है बन रहा है। तो ये आपका क्लियर डिस्टिंक्शन हुआ। इसका मतलब वी कैन से कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डबल फंक्शन परफॉर्म किए हैं, ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म किए हैं, दैट इज ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो पार्लियामेंट। आंसर इज यस, क्लियर कट यस। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार फैक्ट जो है बताना चाहता हूं। देखिए इसमें अगर आप लोग देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा प्रेसिडेंट है, बराबर है, प्रेसिडेंट किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हैं। अच्छा, इसी तरीके से जीवी मावलनकर साहब जो है वो स्पीकर है। स्पीकर किसके हैं? अगेन जब ये पार्लियामेंट के तौर पर ऑर्डिनरी लॉ बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है, तब जब भारत आजाद हुआ तो इसके क्या है कि टर्म्स जो है वो आपके आपने बहुत अलग अलग रखे हुए थे। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही नहीं, बाद में फिर देश जो है, तो देश के भी पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। और जब पहली बार हमारी लोकसभा इलेक्ट होकर के आई तो उसके बाद में जो पहली बार जो स्पीकर लोकसभा के बने वो भी जीवी मावलनकर साहब थे। तो अगर यूपीएससी या कोई भी एग्जाम आपसे पूछे कि क्या ये आपका ड्यूअल फंक्शन जो परफॉर्म किया जा रहा था, तो आंसर इज यस, इट वाज परफॉर्मिंग द ड्यूअल फंक्शन। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इंडिपेंडेंस एक्ट में माउंटबेटन ने, तो पहले इन लोग इनिशियली जो है वो मोटा मोटी एक 1948 में भारत को छोड़ करके जाने वाले थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इन लोगों ने थोड़ा कह दिया कि हम लोग अर्ली जा रहे हैं। इनको दिखा कि हम लोग अब इस देश को मैनेज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया कि हम लोग अर्ली लीविंग के ही प्लान बना रहे हैं। तो माउंटबेटन प्लान, फिर इन्होंने माउंटबेटन प्लान लाया जून 3 का, जिसमें उन्होंने, आपको पता होगा कि दो पाकिस्तान जो है, मतलब एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, एक इंडिया बना दिया। अंदर के इतने सारे रजवाड़े थे उनको इन लोग आज़ाद छोड़ करके चले गए कि तुमको अगर डोमिनियन ऑफ इंडिया ज्वाइन करना तो उसको करो, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करना तो उसको करो, या तुमको आज़ाद रहना तो उसमें रहो। तो कश्मीर ने अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो तो चलो बाद में हमने पूरे कश्मीर को भी अपने अंदर में इंटीग्रेट कर लिया और बाकी भी रजवाड़े थे उनको इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन फालतू में सर दुखी तो हमको देके ही चले गए। फिर ये सब जब हुआ तो ये सब होने के बाद में अब ये मुस्लिम लीग अलग हो गए, और फिर बाद में जब इनको पार्टीशन का प्लान मिल गया तो 1-2 महीने के लिए इन लोग भी आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बट एनीवेज बाद में ये सब आपका होने के बाद में हम लोग जब पूरा इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया का पार्टीशन होते समय में एक और चीज का पार्टीशन हुआ, और वो एक और चीज जो पार्टीशन हुई दैट वाज नथिंग बट योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बटी, तो इसमें से 299 सीट इंडिया को मिली, और लगभग अब सीधी बात है 90 सीट इसका मतलब पाकिस्तान को गई। फिर ये जो हमारे जो ब्रिटिश इंडिया से जो इलेक्ट होकर के लोग 296 आने वाले थे, ये हमको 229 मिले, ठीक है, और यहाँ पे 93 जो आने वाले थे वो 70 मिले। तो अब जो है जो हमारा जो रियल बाद में एक 1947 के बाद में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रियल मेंबर्स थे देवर 299,
और 299 में से 229 ये इस तरीके से ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे, और ये 70 जो है वो आपके नॉमिनेट होकर के प्रिंसली स्टेट से आए थे। अब प्रिंसली स्टेट को भी लगा कि भाई अब आजाद तो हो ही गए हैं इंडिया, और अब इंडिया जो है इसके सामने अब हमारी ज्यादा चलने वाली है नहीं, तो इट इज ऑलवेज सेड दैट इट इज ऑलवेज गुड टू सिट ऑन द टेबल रादर देन स्टेइंग आउटसाइड द रूम, कि जब टेबल पर कोई निगोशिएशन चल रहा है तो उस समय में जाओ, वरना क्या होगा, यू विल बी ओनली द अफेक्टेड पार्टी, यू कैन नॉट क्रिएट द पॉलिसीज देमसेल्फ या इटसेल्फ। तो इसके लिए ये बोले कि भाई अब हम लोग हमारे भेज रहे हैं, तो ये 70 लोग भी बाद में ज्वाइन कर लिए, और ये फिर 229 लोग हमारे ऑलरेडी इलेक्टेड थे ही, इन सब 299 मेंबर्स ने मिल करके हमारा संविधान जो बनाना शुरू किया। और लगभग ठीक है, अगर मोटा मोटी हम लोग बात करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि 12 दिन अगर इसमें हम लोग और ऐड कर देते तो मोटा मोटी इन लोग पूरे 3 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 11 सेशंस में मिली, और इन्होंने पूरा का पूरा हमारा संविधान जो है बना दिया। अब ये संविधान जब इन्होंने बनाया तो 60 से भी ज्यादा कंट्रीज जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने पढ़ा, इन्होंने देखा, उसमें से समझा, और उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स थे वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इंक्लूड किए। लगभग 64 लाख का खर्चा आया। अच्छा, अब इतना ही नहीं, आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ही काम नहीं किया, तो इसी के साथ में इन्होंने कहा कि हम लोग एक हमारे नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, तो जनगण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो ये जो है इन्होंने अडॉप्ट किए। अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको भी जनवरी 24 1950 में इनको पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने चुना। एक नेशनल फ्लैग वो तो 1947 में जुलाई 22 1947 में वो उन्होंने पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप वगैरह भी इन्होंने जो है वो रेटिफाई कर दी। तो इस तरीके से एक मोटा मोटी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा का पूरा बनता है। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये तो फाइनली आपका बन करके रेडी हो गया था, लेकिन इसके अंदर में कुछ प्रोसेस हुई क्या? बिल्कुल हुई। अगर हम लोग देखें तो देखिए, जब भी कोई लॉ बनता है ना, ठीक है, जब भी आपका कोई लॉ बनता है तो वो लॉ बनते समय में 3 रीडिंग्स होती है, ठीक है। पहले सबसे पहले आपका ड्राफ्ट लॉ आता है, पहले आपका ड्राफ्ट लॉ आएगा। ये ड्राफ्ट लॉ के बाद में फर्स्ट रीडिंग होती है, ये फर्स्ट रीडिंग के बाद में सेकेंड रीडिंग होगी, और सेकेंड रीडिंग के बाद में आपकी थर्ड रीडिंग होती है, तब जाकर के कहीं तो आपका लॉ जो है वो एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यही आज लोकसभा में प्रोसेस है, यही आपकी राज्यसभा में भी प्रोसेस है। और फिर ये थर्ड रीडिंग वगैरह होने के बाद में ये प्रेसिडेंट के पास जाकर के प्रेसिडेंट उसको हाँ वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर इसके इनएक्टमेंट की हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 रीडिंग जो है यहां पर भी हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको जो कि एकदम मॉडर्न मनु कहलाए जाते थे उस समय के, लॉ का एकदम जबरदस्त इनको ज्ञान था, लॉ एंड इकोनॉमिक्स 2 ऐसी चीजें जिन पर इनका पूरा प्रभुत्व था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये वाली जिम्मा दिया गया, एज अ लॉ मिनिस्टर भी वो थे ही, उनको जिम्मा दिया गया कि आप जो है वो ड्राफ्ट कमेटी के हेड हैं और आपका ये पूरा दायित्व बनता है कि एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन आप बना करके हमको दे। तो इसका पहला जो फर्स्ट रीडिंग जो हुआ या फर्स्ट ड्राफ्ट जो इनका सामने आया वो था नवंबर 4 1948 में। बट जब जैसे ही ड्राफ्ट सामने आया, लोगों ने बताया कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है, तो इसमें अमेंडमेंट हुए तो लगभग अगले साल में यानी कि नवंबर 14 1949 को ओके, इन लोगों ने फिर बीच में एक और आया, बीच में इनका सेकंड रीडिंग और आया। सेकंड रीडिंग में अगेन बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, फिर फाइनली इन लोगों ने थर्ड रीडिंग जो निकाली जो कि नवंबर 14 1949 के सामने लोगों की आई। तब तक सारे जितने भी इश्यूज थे वो सब सेटल हो गए। इन्होंने बोला कि हाँ भाई ये अब हमको फाइनल लग रहा है, इसको फाइनल कर दे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पूछा भाई इसको हम फाइनल करें, बोले हाँ कर दो। तो इसको फाइनल जो है वो फाइनली इन लोगों ने कर दिया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है इन्होंने ही एक मोशन जो है पास किया। कौन से दिन? तो उन्होंने 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 के दिन पर एक रेजोल्यूशन ला करके सबने ऑलमोस्ट उस समय में अगर हम लोग बात करें तो 284 पीपल वर प्रेजेंट आउट ऑफ 299, 299 में से 284 पीपल वर प्रेजेंट देयर। उन्होंने कहा कि आज तो भाई हमको प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, वहां पे किसी भी हालत में रहना पड़ेगा। और उन लोगों ने सबने मिल करके वहां पर डिसाइड किया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, नाउ व्हाट आर वी डूइंग। तो उन्होंने कहा कि हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट करते हैं, यानी कि हम इसका लॉ बनाते हैं और अडॉप्ट करते हैं, यानी कि अब इसको हम लोग आज से
हम लोग जो है वो अडॉप्ट भी करेंगे, हम इसको मानेंगे भी आज से, ठीक है। बट उन्होंने एनफोर्स इसको नहीं शब्द यूज किया, उन्होंने कहा कि एनफोर्स जो है वो बाद में होगा। तो हम लोग, इन्होंने कहा कि हम इनैक्ट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं और हमको ही हम लोग ये पूरा पूरा संविधान देते हैं। तो इसकी एनफोर्समेंट की डेट क्या थी? इनकी एनफोर्समेंट की डेट, इन लोगों की जो पसंदीदा डेट थी, जो कि इन लोगों ने लाहौर के सेशन में ही डिसाइड किया था कि हम लोग हर साल जनवरी 26 को हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है मनाएंगे। 1930 से ही हम लोग जो है, तो 1930 से ही हम लोग मना रहे थे कि हर 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इन्होंने 26 जनवरी, उन्होंने कहा कि अडॉप्ट एंड इनैक्ट 26 नवंबर को हो रहा है, ठीक है। इसके 2 महीने बाद में इसका एनफोर्समेंट भी शुरू होगा। तो जैसे होता है ना कि आप लोग कभी कभी प्लान बनाते हो कि जिम जाएंगे, अच्छा जिम कब जाओगे? तो बोले जिम जाएंगे मंडे से या 1 तारीख से जाएंगे। आप 20 तारीख है, 20 तारीख पे आप बात करोगे कि 1 तारीख से जाएंगे, तो 1 तारीख से जाएंगे मतलब 10 दिन का गैप आ गया। तो एनफोर्समेंट तब हो रहा है, लेकिन अडॉप्ट आपने ये वाली बात, ये इनैक्ट ये वाली बात आज ही आपने कर ली है। बस इसी तरीके से 26 नवंबर को हमने इसको अडॉप्ट एंड इनैक्ट कर लिया था, और इसीलिए इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम लोग कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात इसमें यह है कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कहा जाता है सार है, इसेंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये सबसे लास्ट में जो है हम लोगों ने इसको इनैक्ट एंड अडॉप्ट किया था। मतलब पूरा संविधान बन गया, उसके बाद में उसको अलग से इनैक्ट किया और फिर चिपका दिया था। ये एक मजेदार फैक्ट आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस, ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी, और ऑब्वियसली इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रोल को भुलाया नहीं जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अगले कुछ वीडियोस में हम अगले पार्ट जो है वो कवर करेंगे, ताकि आप लोग जो है वो प्रीलिम्स के लिए एकदम अच्छे से रेडी रहें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।